गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री का, लेसन नंबर 13 एंड द नेम ऑफ द लेसन इज ट्राइबल कम्युनिटीज़ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ठीक है, व्हाट इज़ द नेम? ट्राइबल कम्युनिटीज़ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अभी तक हमने पढ़ा ना कि जो ब्रिटिश हमारे आए तो हमारे यहाँ इंडिया में जो विलेजर्स थे वो सेल्फ सफिशिएंट थे, उन्होंने खेती बाड़ी करते थे। ऐसे ही ट्राइबल्स लोग हैं, उनका भी मेन काम खेती बाड़ी था। अब हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि वो क्या करते थे और कैसे ब्रिटिशर्स के आने के बाद ट्राइबल कम्युनिटीज़ की सोसाइटी में क्या फ़र्क पड़ा। ट्राइबल पीपल जो हैं वो अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया के डिफरेंट मतलब पूरे होल इंडिया में जगह जगह पर फैले हुए थे जब ब्रिटिश इंडिया में आए। और तो उससे पहले जो हमारे ट्राइबल्स लोग हैं वो लोग इंडिया के पूरे हिस्से में दूर दूर तक फैले हुए थे, यानी इंडिया की पॉपुलेशन का काफ़ी बड़ा जो हिस्सा है वो ट्राइबल्स लोगों का भी था। उनका ट्रेडिशन और उनका कल्चर जो कॉमन पब्लिक है उनसे थोड़ा सा अलग था। ईच ट्राइब कम्युनिटी हैज़ मेड देम डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ईच अदर, यानी हर ट्राइबल बहुत सारे ट्राइबल्स लोग हैं जो ट्राइबल्स हैं वो उनकी जो ट्राइब्स हैं वो सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं, यानी इतनी सारी ट्राइबल्स एक दूसरे से मिलती नहीं है बल्कि उनके कल्चर उनके ट्रेडिशन एक दूसरे से डिफरेंट है। हाउएवर जब ब्रिटिश ने हमारे इंडिया में रूल किया और वो लोग आए, देयर लाइफ वॉज क्वाइट डिफ़िकल्ट। उनकी लाइफ जो है बहुत डिफ़िकल्ट हो गई क्योंकि जस्ट एज अ ब्रिटिश जब ब्रिटिश इंडिया में आए, दे ऑल्सो एक्सप्लॉयड। उन्होंने किसानों की तरह, फार्मर्स की तरह, रूलर्स को तरह ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ को भी एक्सप्लॉयट किया अपने ड्यूरिंग दिस पीरियड, अपने टाइम में। ट्राइबल्स वो लोग होते थे जो आपने देखा होगा कि जंगलों में पहाड़ों पे रहते हैं, उन लोगों को हम लोग ट्राइबल्स कहते हैं। द इन्वेजन ऑफ द ब्रिटिश, जब ब्रिटिश ने हम पर अटैक किया, ऑन देयर लैंड क्रिएटेड, उनकी लैंड तो ख़राब करी, उनकी लाइफ्स को भी बिल्कुल चेंज कर दिया। जो उनके ट्रेडिशन थे, जिनके लिए वो लोग जाने जाते थे रिचुअल्स के लिए, वो सब उन्होंने फिनिश कर दिया। तो इस चैप्टर में हम इसी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आती है लाइफ ऑफ दी ट्राइबल्स की लाइफ कैसी थी। इंडिया बहुत आपको पता है इंडिया इज़ फेमस फॉर डाइवर्सिटी के लिए फेमस है, तब भी इंडिया हैज़ डाइवर्स। इंडिया में डाइवर्स तरह तरह की कम्युनिटीज़ ट्राइबल्स लोग रहते थे, जिनमें से आते हैं मुंडास, संथल्स, ऑरेंस, ब्यागास, गोंडास, खसिस, नागास एंड द कोन्स। ये वो ट्राइबल्स के नाम हैं। दे लिव्ड इन, वो रहते कहाँ थे? दे लिव्ड इन डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल में रहते थे। एंड देयर आउन, इनके अपने खुद के रिचुअल्स होते थे, खुद के ट्रेडिशंस होते थे। दे डिड नॉट हैव कास्ट, इनकी कोई कास्ट नहीं होती नहीं, मतलब ये सब लोग इक्वली व्यवहार करते थे एक दूसरे के साथ ये लोग इक्वली व्यवहार करते थे, मतलब इनमें कोई फ़र्क नहीं होता था। जंगलों में रहते थे, बस इनके ट्रेडिशन और रिचुअल्स जो हैं वो अलग अलग होते थे इन सबके। अब आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्या काम करते थे। ट्राइबल क्लोज टू द नेचर, जब ये लोग जंगल में रहते थे तो नेचर के तो करीब होना ही चाहिए, तो ये लोग नेचर के बहुत करीब थे। ये जंगलों को रिसोर्सेज फॉर देयर लाइफ, अपना भरण पोषण या अपने खाने का जुगाड़ ये फॉरेस्ट से करते थे। सम वन नोमैड्स, कुछ लोग नोमैड्स थे। नोमैड्स होते हैं जो एक जगह पे नहीं सेटल होते बल्कि एक जगह से दूसरी जगह रहते, तो उनमें से कुछ जो थे वो नोमैड्स थे। बाकी कुछ लोग जो हैं वो फॉरेस्ट में एक ही जगह पर सेटल होकर रहते थे, यानी ट्राइबल्स कम्युनिटी अलग अलग तरह की थी। एक तो नोमैड्स कम्युनिटीज़ होती हैं जो एक जगह में सेटल होकर इधर उधर चलती आती हैं, और एक तो सेटल होकर एक ही जगह पर रहते थे। काम क्या करते थे? हंटिंग एंड गैदरिंग, शिकार करते थे और गैदरिंग करते थे, मतलब सामान इकट्ठा करके लाते थे। इन लोगों का खासकर कॉन्स का मेन ऑक्यूपेशन था, मेन काम इनका ये था। ट्राइबल पीपल ऑफ ओडिशा के लोगों का भी, और कौन थे? कौन्स ट्राइबल पीपल थे, कहाँ के? ओडिशा के। दे हंटेड इन ग्रुप्स में रहते थे शिकार करने के लिए। जब ये जानवरों को मीट के लिए मारते थे तो ये लोग उनका शिकार ग्रुप्स में करते थे जिससे कि जानवर उन्हें ना किल कर दे। ट्राइबल क्या कलेक्ट करके लाते थे? फ्रूट्स कलेक्ट करके लाते थे जंगल से, रूट्स करते थे, हनी करते थे, मेडिसिनल हर्ब्स करते थे, ये सब जंगल से कलेक्ट करके लाते थे। फ्रूट्स एंड फूड कुकड इन साल एंड महुआ ऑयल, फ्रूट्स और जो खाना ये लोग बनाते थे उसके लिए महुआ ऑयल को ये यूज़ करते थे, यानी उसको खाते थे। ट्राइबल्स ऑब्टेन ग्रेन, ट्राइबल्स जो हैं ग्रेन्स भी एक्सचेंज करते थे।
किससे एक्सचेंज करते थे? दे वैल्यूएबल प्रोडक्ट, मतलब जो उनके फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो कॉमन पब्लिक थी हमारी इंडिया की, उनसे ये लोग अपना फॉरेस्ट प्रोडक्ट देते थे और उनके किसानों से ही ग्रेन लेके आते थे। सम ट्राइबल, कुछ लोग जो हैं फार्म में काम करते, और कुछ ट्राइबल्स ऐसे भी थे जो लोग लेबर के रूप में काम करते थे, यानी लोड उठाते थे या कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स बनवाने के लिए एज ए लेबर का काम करते थे। सिंस ये लैक द मतलब इनको जो डेली नीड्स हैं उनके लिए भी कमी थी, मतलब सब कुछ फॉरेस्ट से नहीं मिल रहा था, तो उसके लिए इनको इसीलिए ट्राइबल बाहर निकल के ये सब काम करना पड़ता था। दे हैड टू डिपेंड ऑन द, ये ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स पर डिपेंड है कि वो काम करें, उनके बदले में उन्हें वो सैलरी देते थे और फिर उस मनी से रिटर्न में वो कैश प्रोड्यूस यानी चीज़ें खरीदते थे। अब आता है जूम कल्टीवेशन। जूम कल्टीवेशन मालूम होगा, ट्राइबल फॉलो शिफ्टिंग कल्टीवेशन या जूम कल्टीवेशन। जूम कल्टीवेशन में क्या होता है बेटा, इसको हम स्लैश और बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं। जहाँ जिस एरिया में इन्हें खेती करनी होती थी उसको ये जला देते थे, जिससे कि सारा जंगल जल जाता था, साफ़ हो जाता था, और जो लैंड होती थी उसके अंदर ये स्लैश जो बर्न मतलब स्लैश है, राख है, वो सब उस लैंड में मिल जाती थी। तो इससे जो वो लैंड है वो और ज़्यादा ग्रोइंग हो जाती थी, मतलब उसमें फसल और ज़्यादा लगती थी, मतलब समझ में आया। तो और जब वहाँ पर ये कॉफ़ी लंबे समय तक खेती करते रहते थे, और जब वहाँ पर कुछ ग्रो होना बंद हो जाता था, यानी वो खेत में कुछ नहीं निकलता था, तो फिर ये लोग शिफ्ट हो जाते थे, यानी उस एरिया को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते थे। इसीलिए इसको जूम कल्टीवेशन कहते हैं। क्या होता था कि पहले ये लोग उस हिस्से को साफ करते थे, फिर उसको नेचुरल वेजिटेशन को कट डाउन करते थे और जला देते थे, और उसका जो ऐश है यानी पेड़ पौधे जो जलते थे उसका ऐश है वो मिक्स हो जाता किसके साथ, सॉइल के साथ। इस तरह से जो लैंड है वो बहुत एनरिच हो जाती थी, यानी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती थी कल्टीवेशन के लिए, और सॉइल को न्यूट्रिएंट मिलते थे। और उसके बाद ये लोग सीड्स सोन करते थे, सीड्स को डालते थे, और फिर क्रॉप तैयार हो जाती थी ग्रो होने के लिए। इस मेथड को सोइंग सीड्स, जूम कल्टीवेशन में इस मेथड को ये कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग और स्कैटरिंग, यानी फैलाना, बीजों को फैलाते थे और देन फसल तैयार होती थी। क्रॉप्स, उसके बाद ये क्रॉप्स को काटते थे एंड लैंड बिकम इनफर्टाइल, और जब लैंड इनफर्टाइल हो जाती थी, अभी बताया, जब कुछ नहीं निकलता था तो फिर फार्मर उस फार्म को छोड़ के ये आगे निकल जाते थे, आगे की तरफ दूसरे एरिया की तरफ मूव कर जाते थे। उसके बाद ये न्यू फ्रेश प्लॉट पे पहुंचते थे, और फिर ये दोबारा से प्रोसीजर होता था। खासकर ये प्रोसीजर कहाँ होता ना, नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया में। अब आपका आता है हर्डिंग एंड रेयरिंग। हर्डिंग और रेयरिंग क्या होता है, वन गुज्जर्स ऑफ द शिवालिक, तेहराई रीजन में, नॉर्थ इंडिया में तेहराई रीजन में शिवालिक की जो पहाड़ियाँ, वहाँ पर वन गुज्जर्स थे, और लबादास ऑफ आंध्र प्रदेश, ये लबादास यानी आंध्र प्रदेश की ट्राइबल कमेटी, ये लोग हर्डर्स थे, जानवरों को चराते थे। दे लुक आफ्टर द कैटल, मतलब लुक आफ्टर कहते थे कैटल्स, मवेशियों की, मूव घूमते थे उनके पीछे पीछे इन सर्च ऑफ ग्रीन पास्चर, जहाँ पर उन्हें घास मिलती थी उनसे पशुओं को खिलाते थे। जहाँ पर ग्रास गॉट एग्जीक्यूटेड, जिस एरिया में घास खत्म हो जाती थी फिर ये माइग्रेट कर जाते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की तरह ये लोग भी माइग्रेट कर जाते थे दूसरे प्लेसेस की तरफ। सम अदर ट्राइबल्स, और जो ट्राइबल्स गैदीज ऑफ कुल्लू एंड शेफर्ड्स एंड बाकवर्स ऑफ कश्मीर, ये सब लोग गॉड्स को मतलब मवेशीज को हर्ट करते, पालते थे, डोमेस्टिक करते थे। सेटल्ड एग्रीकल्चर, ट्राइबल सेटल, पर कुछ ट्राइबल्स ऐसे थे जो सेटल होकर एक ही जगह पर खेतीबाड़ी एग्रीकल्चर करते थे। द कल्टीवेशन ऑफ ग्रॉस वॉज जनरली नियर द हाउस, जो कल्टीवेशन है यानी ये जो खेती है ये अपने नियर घर के नज़दीक ही करते थे। द राइट ऑफ द लैंड, जो राइट है लैंड का, वो डिस्ट्रीब्यूट किसी वन पर्सन के पास नहीं था, बल्कि पूरी क्लैन मतलब पूरे एक ग्रुप के पास हुआ करता था। और जो क्रॉप और हार्वेस्टेड, जो क्रॉप तैयार होती थी उसको काटा जाता था, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता, एक बंदे में नहीं बल्कि पूरे, नीड ऑफ ईच हाउस, हर हाउस को ध्यान में रखते हुए उस खेती को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। चेंजेस इन द ट्राइबल कम्युनिटी, ब्रिटिश के आने के बाद क्या चेंज हुआ। द लाइफ ऑफ द ट्राइबल कम्प्लीटली चेंज, जो लाइफ है ट्राइबल्स की वो कम्प्लीटली चेंज हो गई जब ब्रिटिश ने इन्वेड किया देयर टेरिटरी, उनकी टेरिटरी पर अटैक किया।
द ट्राइबल चीफ, जो ट्राइबल चीफ है यानी पूरी कम्युनिटी का जो चीफ होता था वो हेड होता था, उसके पास फुल पोजीशन होती थी, अथॉरिटी होती थी, पावर होती थी, उसकी अपनी पॉलिसीज़ होती थी, अपने लॉज होते थे, अपने रूल रेगुलेशंस होते थे, फॉरेस्ट पावर होती थी और अपने हिसाब से अपने ग्रुप को, अपने ट्राइब को चलाता था। बट वन सेट ऑफ द ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिश ने एंटर किया इंडिया में, उन्होंने होल सिस्टम ऑफ ट्राइब्स को और उसकी पावर्स को चेंज कर दिया। यानी इवन हैड मतलब जो पावर उन ट्राइबल कमेटी के हेड के पास होती थी वो सारी पावर्स उन्होंने अपने हाथ में ले ली, बल्कि अब जो ट्राइबल कमेटी का हेड होता था उसको भी ट्रिब्यूट एज ए टैक्स देना पड़ता था ब्रिटिश को, एंड कंट्रोल ट्राइबल ग्रुप्स, और उन्होंने पूरे ट्राइबल ग्रुप्स को ब्रिटिश ने कंट्रोल कर लिया था। दे हैड टू फॉरगो, यहाँ तक कि वो ट्राइबल्स जो हैं अब अपने रिचुअल्स, अपने ट्रेडिशंस, इनको भी भूल गए थे, क्या फंक्शंस करते थे उनको भी, यानी सारी पावर एक तरह से ब्रिटिश ने अपने हाथ में ले ली। ठीक है, अब आता है एग्रीकल्चर। ब्रिटिश ऑन द अदर हैंड, ब्रिटिश जो हैं वो चाहते थे कि ट्राइबल्स जो हैं एक ही जगह पर सेटल डाउन होकर रहें, क्योंकि ब्रिटिश के लिए भी डिफ़िकल्ट था टू ट्रैक, उनको ट्रैक करना, उनके पीछे पीछे जाना, और उनकी जो कुछ लोगों की थी ना कंट्रोल द नोमैडिक लैंड्स की, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, उनका एम था टू मेक, इनको रोकना। दे वर्क, क्योंकि वो उनको तो ट्राइबल्स को पीजेंट्स बनाना था, दास बनाना था, लेबर के रूप में काम करना था, तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करेंगे तो ब्रिटिशर्स उनके पीछे पीछे कैसे जाते, इसीलिए वो चाहते थे कि वो एक ही जगह पर सेटल होकर रहे। दे डिफाइन देयर राइट्स, उन्होंने पहले तो उनके राइट्स डिफाइन करे कि आपके क्या राइट्स हैं और क्या राइट्स नहीं है। मतलब राइट्स वही कि आपका फॉरेस्ट पे आप कटिंग करोगे, जो सामान होगे वो हमको दोगे। मेजर द लैंड, लैंड को भी नापना शुरू कर दिया। रेवेन्यू फिक्स कर दिया कि इतना रेवेन्यू टैक्स आपको देना पड़ेगा और आपको एक ही जगह पर रहना पड़ेगा। चाहे तो ब्रिटिश एस्पिरेशन केम इनटू अ स्टैंड स्टिल व्हेन द जूम कल्टीवेशन डिड नॉट। अब उन्होंने, ब्रिटिश का सबसे मेन काम था कि उन्होंने जूम कल्टीवेशन को रोकने के लिए कि एक जगह से दूसरी जगह जाएं, उसको उन्होंने उसे सेटल फार्मिंग में चेंज कर दिया। तो ये बहुत सारे कारण थे, फैक्टर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल हुए कि ब्रिटिशर्स जो हैं उनके ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवॉल्ट हो गया या ट्राइबल्स जो हैं उनसे नाराज़ हो गए। क्यों? एक तो क्या होता था, जूम कल्टीवेशन करने वाले एक जगह पे से दूसरी जगह जाते थे क्योंकि वहाँ पर फसल में कुछ नहीं ग्रो हो रहा था। अब क्या होता था, वाटर वॉश किया, वाटर कम था, सॉइल ड्राई हो जाती थी, प्रोड्यूस कुछ हो नहीं रहा था, तो उनको ट्राइबल्स को कुछ फसल से मिल नहीं रहा था और वो कैसे टैक्स देते। सेकेंड, एक जगह से उन्हें दूसरी जगह मूव नहीं करने दिया जाता, तो उस फसल से वो अपने घर का अनाज नहीं निकाल पाए थे, तो उनका कैसे निकालते। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से ट्राइबल्स ने प्रोटेस्ट कर दिया टू राइट टू कैरी, कि हाँ आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन हमें क्यों नहीं करने देना चाहते। तो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी है उसने इन लोगों को नाराज़ कर दिया। अब है चेंज इन फॉरेस्ट लॉ। ब्रिटिश ने अपने नए लॉज बनाए, डिक्लेयर किए द फॉरेस्ट, जो जंगल हैं वो ट्राइबल्स की नहीं बल्कि ब्रिटिशर्स की प्रॉपर्टी है। देवर सर्वर, उन्होंने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन कर दिए ट्राइबल्स पे, जैसे नो राइट टू द फॉरेस्ट, आपका फॉरेस्ट की से जो प्रोड्यूस होता था उनको जो चीज़ें मिलती थी उसके बदले वो एक्सचेंज करते थे, वो सब उसने बंद कर दिया कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर आपका कोई राइट नहीं है। रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, आप जंगल को साफ़ नहीं करोगे, परफॉर्मिंग जूम कल्टीवेशन नहीं करोगे, हंटिंग नहीं करोगे, सम आर नॉट इवन अलाउड टू लिव इन द, और कुछ को तो ये भी कह दिया कि आप जंगल में नहीं रहोगे। ऑल दे कॉज, जिसकी वजह से टर्मोइल एंड इंस्टेबिलिटी, ट्राइबल कम्युनिटी में गुस्सा आ गया कि अब हम कहाँ जाएंगे, हम क्या खाएंगे। एज ए कंसिडर द फॉरेस्ट एंड ए रिसोर्स टू बी देयर ओन, उन्होंने कह दिया, मतलब लागू कर दिया कि जो प्रॉपर्टी कभी ट्राइबल्स की होती थी उनको खुद डिक्लेयर हो गया कि वी आर द रूलर्स ऑफ दिस, ये प्रॉपर्टी हमारी है। ये सब फैक्टर जो हैं वो रिजल्ट हुए रिवॉल्ट का, क्योंकि ब्रिटिशर्स नाराज़ हो गए, ब्रिटिशर्स के ट्राइबल्स नाराज़ हो गए ब्रिटिशर्स से कि हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, कल्टीवेशन आप करने नहीं दे रहे, प्रोड्यूस आप सारा ले जाओगे तो हम क्या खाएंगे। मैनी ट्राइबल ग्रुप, बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स ने ब्रिटिश पावर या ब्रिटिश की लॉज के खिलाफ, फॉरेस्ट लॉ के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। दे डिसोबे, उन्होंने उस रूल्स को मानने से मना कर दिया। दे कंटिन्यू प्रैक्टिस, उसके बाद भी वो कंटिन्यू खेतीबाड़ी करते रहे। डिक्लेयर एज इलीगल, जो ब्रिटिशर्स के हिसाब से इलीगल थी। एज टाइम सम ऑफ देम,
उनमें से सम ऑफ देम द रोज, उन्होंने बहुत सारे ऐसे थे जो आखिर में रिबेलियन हुआ, रिवॉल्ट, जिन्होंने रिवॉल्ट किया वो था सोंग्रम सांगमा इन 1906 इन असम एंड द फॉरेस्ट सत्याग्रह ऑफ द 1930। ये सेंट्रल प्रोविजन एग्जाम्पल थे सच रिवॉल्ट के, जिन लोगों ने रिवॉल्ट किया। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, अब मैं क्लास ख़त्म करती हूँ। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड डे।